हेलो बच्चों, आज हम राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताओं के बारे में पढ़ना आरंभ करेंगे। तो राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। तो जिसमें सबसे पहली है, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र कैसे संविधान में विश्वास करता है? उदारवादी। दूसरा है, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। यानी राजनीतिक लोकतंत्र ये मानता है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, या सारी की सारी शक्ति किसके पास निहित होती है? जनता के। दूसरा, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। तो राजनीतिक लोकतंत्र सैद्धांतिक पक्ष किसे मानता है? लोकतांत्रिक राज्य को। और व्यावहारिक पक्ष किसे मानता है? लोकतांत्रिक शासन को। तो राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? लोकतांत्रिक राज्य। और इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है? लोकतांत्रिक शासन। चौथा है, जनता शासन। जनता शासन का तात्पर्य होता है कि जनता के द्वारा सरकार को नियुक्त किया जाता है। यानी जनता ही सरकार के चुनाव में भाग लेती है, या यूँ कहें कि जनता सरकार के प्रतिनिधियों को चुनती है, वही उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। तो यानी जनता सरकार को निर्वाचित भी करती है, उसको नियंत्रित भी करती है और उसे हटा भी सकती है। पाँचवें जो आधारभूत मान्यता है कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता। देखिए, साध्य और साधन। साध्य यानी कोई भी आपके लक्ष्य हो सकता है कि भाई हमें इस चीज़ की प्राप्ति करनी है, और वह प्राप्ति हमें साधनों से प्राप्त होती है। तो राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतंत्र साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का वह क्या होता है? साधन होता है। तो दोबारा से, यानी राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जिसमें पहली है कि राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, और इसका व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। चौथा, जनता शासन, यानी सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। और पांचवी आधारभूत मान्यता है कि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। तो राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं साध्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का क्या है? एक साधन है। साधन का मतलब एक जरिया है। अब हम राजनीतिक लोकतंत्र के बाद दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र किसे कहा जाता है? समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है, अर्थात सामाजिक लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह है सामाजिक समता की भावना या सामाजिक समानता की भावना। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। तो सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में व्यक्तियों के साथ न तो नस्ल के आधार पर, न रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म, इनमें से किसी भी आधार पर
किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है, इस रंग का है, बल्कि वो क्या है, एक व्यक्ति है। यानी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हंसा नामक विद्वान ने सामान्य लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हंसा ने लोकतांत्रिक समाज की क्या परिभाषा दी है, तो हंसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा में किस पर जोर दिया जाता है? सामाजिक समानता के अधिकार पर। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम सभी मनुष्यों को 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिसमें एक अधिकार है समानता का अधिकार। तो उस समानता के अधिकार में सामाजिक समानता भी है। तो ये जो सामाजिक लोकतंत्र है वह सामाजिक समानता के अधिकार पर ही जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो, तो इसके लिए हमें 2 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो जिसमें पहली जो आवश्यक बात है वह है कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। विशेषाधिकार का मतलब होता है कि कुछ लोगों को अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, तो उसे कहते हैं विशेषाधिकार। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। यानी हमारा ये प्रयास हो कि हमारे देश का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, तो उसे आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना। तो ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों बातों से ही सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ये आपके 2018 बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो आर्थिक लोकतंत्र किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। तो ये जो आर्थिक लोकतंत्र प्रकार है, इसके जन्मदाता माने जाते हैं मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी। यानी 3 विचारधारा के लोग थे जिन्होंने आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जिसमें मार्क्सवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी। मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। तो ये आपके आर्थिक लोकतंत्र के बारे में अभी हमने पढ़ा। जो लास्ट लोकतंत्र का प्रकार है वो है नैतिक लोकतंत्र। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है।
लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो नैतिक लोकतंत्र किसे कहते हैं कि लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। तो नैतिक लोकतंत्र में मूल आधार किसको माना जाता है? मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, तो नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हमने सर्वप्रथम 1789 की फ्रांस की उदारवादी लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के रूप में हुई थी। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी सन 1789 में। उस क्रांति के दौरान एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का। तो उससे हमें लगता है कि ये नैतिक लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी। इन तीनों में भाई भाई या भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। यानी अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए स्वतंत्रता का, समानता का होना आवश्यक है। तो यानी समानता स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता होती है, जहाँ स्वतंत्रता है वहीं पर समानता देखने को मिल सकती है। तो ये आपके लोकतंत्र के 4 प्रकार हैं जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया है कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब हम यहाँ से आगे लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद भी है। तो यानी लोकतंत्र संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस प्रकार के चिंतन के परिणामस्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। तो लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण हैं। नंबर 1, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, जिसे अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण भी कहते हैं। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और 5वां है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? नंबर 1, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और 5वां लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो ये जो आपके 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं दृष्टिकोण हैं जिनके बारे में कल हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।